हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जो कि है एपीकल्चर एंड इसी वीडियो में हम लोग फिनिश भी करेंगे। So guys, let's begin with the topic that is the apiculture. एपीकल्चर क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखो, एक प्रोसेस होता है, एक्ट होता है। किसका एक्ट होता है? हनी बीज को हाइव करने का, डोमेस्टिकेट करने के प्रोसेस को। रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल हाइव्स, यानी कि हनी बीज को डोमेस्टिकेट करने के प्रोसेस को, आर्टिफिशियली डोमेस्टिकेट करने के प्रोसेस को कहते हैं एपीकल्चर। गॉट इट? तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी इसकी यही होगी कि रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल हाइव्स बाय मैन फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। गॉट इट? वेरी सिंपल डेफिनेशन। इट इज द act of domestication of honeybees in artificial hives by man for commercial पर्पसेस। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जब हम लोग हनी बी को डोमेस्टिकेट करते हैं आर्टिफिशियल हाइव्स में, वो कहलाता है एपीकल्चर। गॉट इट? अब जैसे हम लोग ने इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एपीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिजिनस और एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में, हनी बीज के। सबसे पहले इंडिजिनस की बात करेंगे, then we'll talk about exotic breeds of honeybee. इंडिजिनस में हम लोग तीन तरह के पढ़ेंगे, एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका एंड एपिस फ्लोरी। ठीक, एपिस डोर्साटा, डोर्सेटा, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस, एपिस इंडिका, इंडिका एंड एपिस फ्लोरी, FLORAE। ठीक है, इंडिजिनस में हम लोग ये तीन तरह के पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिस डोर्साटा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीज होती है हनी बीज, अच्छी खासी होती है, अच्छे साइज की होती है, बड़ी होती है, थोड़ी लार्ज साइज होती है, लेकिन हम लोग इनको डोमेस्टिकेट इसलिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत ही मोटाइल होती है, यानी कि बहुत तेज माइग्रेट करती है, इसलिए इनको डोमेस्टिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनसे हनी भी अच्छा खासा मिल जाता है, इनका साइज भी बहुत अच्छा खासा बड़ा होता है, इसीलिए लेकिन इनको हम लोग डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत तेज होती है, बहुत माइग्रेटरी होती हैं, बहुत एजाइल होती हैं, बहुत तेज उड़ती है, इनको डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, एंड एपिस इंडिका की अब बात करते हैं। इनका साइज छोटा होता है, लेस अमाउंट ऑफ हनी मिलता है एंड इजिली डोमेस्टिकेट हो जाते हैं। लेकिन इजिली डोमेस्टिकेट करके करना भी क्या है, जब हम लोग को प्रोडक्शन ही लेस मिल रहा है बहुत, है ना। इससे और इससे, एपिस इंडिका से एंड एपिस फ्लोरी से माइग्रेटरी तो नहीं होते ये लोग ज्यादा, लेकिन हम लोग इनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रोडक्शन होता है, यील्ड ऑफ हनी होता है, वो कम होता है। फिर हम लोग को क्या फायदा इनको डोमेस्टिकेट करके? ठीक है, इसीलिए इंडिजिनस ब्रीड्स हम लोग क्या ही करेंगे डोमेस्टिकेट करके। तो इसलिए एक्सोटिक की अब बात करते हैं। एक्सोटिक में एक पढ़ेंगे मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा। ठीक है, एपिस मेलीफेरा। अब इसका साइज भी बड़ा होता है, इसका यील्ड भी हाई होता है एंड इसको इजिली हम लोग कैच भी कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। इसलिए एक्सोटिक ब्रीड्स हम लोग रिफर करते हैं इंडिजिनस के अगेंस्ट, इंडिजिनस के ऊपर, इसके अपेक्षा हम लोग एक्सोटिक यूज करते हैं।
गॉट इट। यहाँ पे हम लोग ने टाइप्स ऑफ ब्रीड्स, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक एग्जाम्पल्स पढ़ लिए एंड उनके फीचर्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग जल्दी से हनी बी कॉलोनी के बारे में पढ़ते हैं, हनी बी कॉलोनी के बारे में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हनी बीज वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड थोड़ा सा पार्ट्स भी ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि जो इसकी कॉलोनी होती है उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रिक्वायर है, हर किसी के पॉइंट्स रिक्वायर है, इसलिए इस वीडियो में जल्दी से हम लोग को फिनिश करनी है एपीकल्चर का पूरा पार्ट। हनी बी कॉलोनी, हनी बी कॉलोनी में 3 तरह की हनी बीज होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज दैट आर फाउंड इन हनी बी कॉलोनी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज क्वीन, then workers and then drones। ठीक, क्वीन जो होती है पूरे बी हाइव की, जो बी कॉम्ब होता है, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसकी हेड होती है क्वीन। इस आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा हनी बी कॉलोनी के बारे में बात कर लेते हैं। हनी बी कॉलोनी में यानी कि एक हनी बी के हाइव में, एक मधुमक्खी के छत्ते में अप्रोक्स 40,000 to 1 लाख यानी 100,000, 40,000 to 100,000 हनी बीज होती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हनी बी के छत्ते होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े कॉम्ब्स होते हैं एंड इसीलिए उनका वेरिएशन होता रहता है कि किसी में कम होती है हनी बीज, किसी में ज्यादा होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कॉम्ब। ऑलराइट, तो क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वींस में क्या होता है, देखो पूरे हनी बी के कॉम्ब में यानी कि पूरे हनी बी के हाइव में केवल एक क्वीन होती है, ओनली वन क्वीन इन द एंटायर कॉम्ब। ठीक, केवल एक क्वीन होगी पूरे मधुमक्खी के छत्ते में। सेकेंड पॉइंट जो होगा, जो क्वीन होती है उसका मेन काम क्या होता है, उसमें सबसे पहले तो वेल डेवलप्ड ओवरीज होती है, क्योंकि उनका मेन फंक्शन होता है ले एग। मेन फंक्शन इज टू ले एग, मेन फंक्शन इज टू ले एग्स। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 मिलियन एग्स ये हनी बी जो क्वीन होती है अपनी पूरी एंटायर लाइफ में ले कर देती है। लाइफ स्पैन हनी बी की कितने ईयर्स होती है? 3 साल। 3 इयर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी एंड उन 3 इयर्स में लगभग 1.5 से 2 मिलियन एग्स वो दे देती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, यू मे राइट डाउन। अब बात करते हैं वर्कर्स की। तो वर्कर्स का काम जो होता है वो केवल जो बी हाइव होता है, जो कॉम्ब होता है, उसको क्लीन रखने का होता है। ठीक है, अटेंड्स द क्वीन यानी कि एक तरह से वर्कर्स का काम होता है, सर्वेंट वाला काम होता है, वो वर्कर्स का होता है। ठीक, मेक्स बी वैक्स बनाने के लिए वर्कर्स का यूज होता है। जो बी हाइव होता है उसको क्लीन रखने का काम होता है वर्कर्स का, क्लीन्स बी हाइव। ठीक, और जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब को कूल रखने के लिए यूज होते हैं वर्कर्स का। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट, हाँ, डिफेंड करने के लिए भी यूज होता है, डिफेंड द मेंबर्स ऑफ हाइव। गॉट इट। अब देखो, जो क्वीन होती है वो जो एग्स ले करती है, 2 तरह के एग्स ले करती है, एक फर्टिलाइज्ड एंड सेकेंड वन इज अनफर्टिलाइज्ड। ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रही हूं। जो क्वीन होती है वो 3 तरह के एग्स रिलीज करती है हनी बी में, 2 तरह के, 2 टाइप्स ऑफ एग्स रिलीज करती है। ठीक, फर्स्ट वन इज फर्टिलाइज्ड
एंड सेकेंड वन इज अनफर्टिलाइज्ड। जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उनसे क्वीन एंड वर्कर्स जनरेट होते हैं उन एग्स से, एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे बनते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स, एंड जो वर्कर्स और क्वींस होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग्स से बनते हैं। गॉट इट। वर्कर्स का पार्ट यहाँ पे देखो, इन सारे कामों के लिए वर्कर्स का यूज होता है, इसीलिए जो वर्कर्स के माउथ होता है क्लीन करने के लिए, बी वैक्स बनाने के लिए, जो नेक्टर वगैरह होता है, केन शुगर वगैरह कलेक्ट होती है उनसे बी वैक्स बनाने के लिए वर्कर्स का काम होता है। इसीलिए इनका जो माउथ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इनके एब्डोमेन में स्टिंग होता है, यानी कि जो डंक होता है इनके एब्डोमेन में होता है। गॉट इट। तो ये इसका इसलिए स्ट्रक्चर वर्कर्स का थोड़ा अलग होता है। क्वीन बड़े साइज की होती है, वर्कर्स का साइज उससे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वर्कर्स छोटे साइज। वन मोर थिंग, वर्कर्स का और क्या काम हो सकता है कि जो रिपेयरमेंट होता है हाइव्स का रिपेयरमेंट का काम भी हो सकता है वर्कर्स का, एंड उसी के साथ न्यू हाइव्स बनाना, ये सारे काम वर्कर्स के हो सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। जो हनी बी में मेल मेंबर्स होते हैं, मेल मेंबर्स वो कहलाते हैं ड्रोन्स। वो थोड़े से स्लगिश होते हैं, मतलब लेजी होते हैं, ठीक। एंड इनका साइज, ड्रोन्स का साइज क्वीन और वर्कर्स के साइज के बीच का होता है, यानी कि ना बहुत बड़ा क्वींस की तरह ना बहुत बड़ा साइज होता है, एंड वर्कर्स की तरह ना ज्यादा छोटा साइज होता है, बीच का साइज होता है। इनको कुछ ऐसा काम तो करना नहीं होता वर्कर्स वाला, तो इसलिए इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ ऑर्गन्स, माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक। एंड इनका मेन काम क्या होता है? कॉप्युलेशन विद क्वींस, ठीक, ये होता है इनका मेन काम। गॉट इट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट यहां तक कवर हो गया है। और इम्पोर्टेंस करेंगे हम लोग एपीकल्चर का, इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या क्या एपीकल्चर के इम्पोर्टेंस होते हैं वो पढ़ेंगे। अब यहां तक हम लोग ने हनी बी के बारे में, उसकी कॉलोनी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बी में काफी पॉइंट्स आएंगे एंड उसमें से काफी क्वेश्चंस भी बनेंगे, नो डाउट। तो वो भी मैं अभी बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर, ठीक। देखो, सबसे पहली बात कि जो एपीकल्चर होता है उसमें जो हनी बीज होती है, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है, ठीक। हनी मिलेगा, बी वैक्स मिलेगा, बी वेनम मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। और अब ये जो मिलेंगी केवल हमें लिखाने के लिए नहीं काम आएंगी। हनी जैसे हम लोग लेते हैं तो उसके बहुत सारे यूजेस भी होंगे, यूजेस ही हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हनी की। हनी, तो जो हनी होता है इसकी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के लिए भी यूज होता है हनी। देन बी वैक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं बकायदा पॉइंट्स लिख करके आपको दूंगी सो दैट यू कैन मेक अ गुड नोट्स, ठीक। बी वैक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन बी वेनम के बारे में पढ़ेंगे, then after that we will study about royal jelly, royal jelly। अब बात करते हैं हम लोग हनी के बारे में। हनी किससे बनता है? तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो नेक्टर डिपॉजिट होता है बी हाइव्स में वो उससे बनता है, हनी उससे बनता है, नेक्टर्स एंड जो केन शुगर होते हैं उससे। और बनाते कौन है? वर्कर्स। ऑफ कोर्स वर्कर्स रहते हैं हमेशा बी हाइव में, उसका ध्यान रखते, केयर करते हैं बी हाइव की, उसको मेंटेन रखते हैं, तो वर्कर्स ही बनाएंगे हनी,
ठीक है। हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, फूड वैल्यू बहुत हाई होती है, प्लस इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। किन सारी चीजों में यूज होता है? देखो, स्टमक प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब में यूज होता है। वॉमिटिंग, डायसेंट्री, इन सारी चीजों में यूज होता है हनी का। ठीक है। हाई फूड वैल्यू होती है, हाई फूड वैल्यू प्लस मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। अभी मैंने बता दिया क्या क्या मेडिसिनल यूजेस होते हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। बी वैक्स जो होता है, बी वैक्स का काम क्या होता है? पेंट्स, ऑइंटमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक, पॉलिशेस, इन सबको बनाने के लिए यूज होता है बी वैक्स का। बी वेनम जो होता है, इसका यूज आया था कुछ ईयर पहले, आया था बोर्ड में कि बी वेनम का क्या यूज होता है। तो वो गाउट, GOUT, गाउट एंड आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए यूज होता है बी वेनम का। एंड रॉयल जेली का क्या काम होता है? रॉयल जेली का काम ये होता है कि ये चिल्ड्रन ग्रोथ के लिए यूज होता है, ग्रोथ के लिए यूज हो सकता है, एंड हार्ट पेशेंट्स को भी इसकी मेडिसिन दी जा सकती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये एक अच्छा टॉनिक होता है। ठीक है। और अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस हो सकते हैं कि जो बी हाइविंग होता है, ये एपीकल्चर का प्रोसेस होता है, ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता क्योंकि इसके लिए कोई लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लस जो बीज होती हैं, वो इनका दूसरा काम क्या होता है कि ये बहुत अच्छा एजेंट होता है किस चीज का? क्रॉस पॉलिनेशन का। इसलिए जब फ्लावरिंग पीरियड जो होता है, क्रॉप्स वगैरह जब ग्रो करते हैं, तो वहां पे पॉलिनेशन के लिए बीज यूज हो सकती हैं। इसलिए ज्यादातर जो बीज होती हैं वो वहीं पे ही, जहां पे क्रॉप्स, फ्लावर्स वाला एरिया होता है, फील्ड्स होती हैं, वहां पे ही बी हाइविंग करते हैं। ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं करना। क्यों? क्योंकि वहां से बीज को नेक्टर मिलता रहेगा, हनी बनाने के लिए हनी का भी यील्ड होता रहेगा, हनी भी बनता रहेगा, एंड उसी के साथ जो फ्लावर्स होंगे उनका भी काम होता रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन से। ठीक है। क्योंकि जो होती हैं वर्कर्स वगैरह होते हैं, ये जब जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, स्टिक होते ही वो दूसरी जगह जहां बैठेंगे वहां पे ड्रॉप हो जाएंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा होती है एंड लेबर इंटेंसिव नहीं होता क्योंकि कोई लेबर वगैरह रिक्वायर नहीं होता है हनी बीज को डोमेस्टिकेट करने के लिए। अब थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स यानी कि कहाँ हमें बी हाइविंग करनी है उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे एलिमेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में, फिश कल्चर वगैरह में, वैसे ही एलिमेंट्स के लिए इसमें एक आध पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो, इन केस क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे हमें बी हाइविंग करनी है, कहाँ कर सकते हैं, तो वो हम लोग लिख सकते हैं उसमें कि जहाँ पे फ्लावर एरियाज हो, जहाँ पे फील्ड्स हो, क्रॉप्स हो, वैसी जगह पे हम लोग बी हाइविंग कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेस चूज कर सकते हैं उसके लिए, सुटेबल प्लेसेस, एंड थ्रू आउट द ईयर हम लोग हाइव्स देख सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स में हो जाएंगे। जैसे एलिमेंट्स वहां पे पढ़े थे। डिसीजेस वाला पार्ट ना इसमें आता नहीं है। ठीक है। फिर भी अगर फंगस डिसीजेस पूछ ली जाए, फंगस जैसे अगर आ जाए कि राइट द डिसीजेस ऑफ बीज, तो उसमें फंगल डिसीजेस में हो जाएगा एस्परजिलस वगैरह हो जाएंगी, बैक्टीरियल में सेप्टिसीमिया हो जाएगी। बस यहाँ पे डिसीजेस वगैरह नहीं पूछे जाते, हार्डली ही कभी पूछे जाए, ना कभी नहीं पूछे जाते हैं। एपीकल्चर में तो कभी नहीं पूछे जाते। इससे पहले मैंने जो डिसीजेस कराई थी वो फिर भी इन केस पूछी जा सकती, बट इसमें कोई चांस नहीं है डिसीजेस का। तो एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, कोई फायदा नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने का, केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एपीकल्चर का पार्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड बहुत जल्दी इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सो अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड रीड प्रीवियस वीडियोस आल्सो। Subscribe my channel, press the bell icon and share my videos to your friends and to your dear ones. Thanks for watching. Bye bye.